जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां प्रतिदिन आपको अभी ये बिहार पुलिस की वैकेंसी से जो रिलेटेड है सेट आपको करवाए जा रहे हैं। और आपको यहां पे और सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे फ्यूचर में। अभी ये बिहार पुलिस का है और साथ ही साथ आपको एसपीडी का और लूसेंट के लिए एक दिया गया है। कोशिश करेंगे उसको आपको ज़्यादातर अभी जो जहाँ पे इसका जो पोल के लिए दिए हैं कि आपको जो टाइम मिले उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि आपसे आपके विचार के अनुसार ही ये वीडियो सब डाला जाएगा ताकि आप उस पर फ्री होकर आप वो देख सकें। तो जो समय आपके लिए उपयुक्त है उस समय पे तो आप लोग का ज़्यादातर समय अभी आ रहा है कि उसमें जो एसपीडी और बहुत दिनों से देने का, तो जो समय इसमें सबसे उपयुक्त लग रहा है उसमें आपको दोपहर के समय कोशिश करेंगे डालने का, या फिर और जो अभी एक दो डाला भी गया है उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एसपीडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और जो लूसेंट का जिससे कि प्रश्न आने की संभावना है वो किसी भी परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि ये बराबर सारे जो प्रश्न हैं आप कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए है कि सबसे एक अच्छा उपाय है कि आप लूसेंट और एसपीडी का भी थोड़ा थोड़ा उसमें डिटेल लेके चलेंगे। और प्रैक्टिस सेट तो ये चल ही रहा है। तो किरण पब्लिकेशन का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारा 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये छठा प्रैक्टिस सेट है आज हमारा। तो छठा प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं हम। पहला सवाल है हमारा इसमें कि इनमें से कौन सा जो शब्द युग्म है सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, जो संदेह और अधिक है, ये आपको सही नहीं है। अगला देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा उदाहरण जो है द्वंद्व समास का नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दशा पति। अगला जो हो जाएगा आपको, देखिए इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। ये ट्रांसलेशन है आपको कि आर देयर मेनी कॉम्पेसिटीज नियर यू। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4, कैपेसिटीज। तो इसमें जो है, इसमें जो इसका मीनिंग है कि आपको शिविर स्थल, क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं। तो इस अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा झंझा। ये जो है आपको प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची झंझा होता है। और ये प्रभंजन जो है प्रचंड वायु, आंधी, तोड़फोड़, ये सब जो है विनाश, झंझा, ये सब कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का जो उपर्युक्त विलोम इसमें कह रहा है कि सज्जन का जो विलोम होगा अर्थात अपोजिट होगा उसके बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दुर्जन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ये जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अनुग्रहित का। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ये जो इसमें पूछा जा रहा है किस जो शब्द में जो है उपसर्ग का, एक मिनट, किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको, एक मिनट, चतुराई हो जाएगा इसमें। जो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष में जो है आपको आपको जोड़ा गया है इसमें। और इसी तरह जैसे आपको नीरव है तो उसमें आपको निह प्लस वो जोड़ा गया है। और उसी प्रकार जो पराक्रम है उसमें पड़ा प्लस क्रम जोड़ा गया है। लेकिन अब इसमें चतुराई में जो है आपको चतुर प्लस आई है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जो 1 मिनट 8 नंबर का है कि प्रौढ़ शब्द का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रा प्लस ऊढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 9 नंबर का ये जो है कि निम्नो कितने वर्ष की जो है प्रौढ़ा थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 30 वर्ष की हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि जो 10 नंबर का है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एसोसिएट प्रोफेसर। ये जो आपको लिया गया है आपको 10th क्लास के मछली शीर्षक से लिया गया है। शुक्ल जी जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। और मछली कहानी जो है शुक्ला जी के महाविद्यालय संकलन से ली गई है। इनका जन्म आपको छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कविता जो है रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर 1, सड़क पार करने की। इसमें जो है आपको ये आपको क्लास 9th से लिया गया है आपको, और इसमें जो है बच्चों कवि के द्वारा जो बच्चों को सड़क पार करने से पहले रुकने की शिक्षा दी गई है। वे कहते हैं कि शासक वर्ग सब कुछ रौंद कर आगे निकलने की जल्दी में है, इसलिए बच्चों को सड़क पर रुक कर संभल कर सोच विचार कर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इंग्लिश का है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। तो इस प्रश्न का जो जैसे कि वास्तव में यह स्मरणीय कृति थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस। तो अगला प्रश्न देख लेंगे 13 नंबर का, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, हाउ डिड यू कॉन्ट्रीब्यूट इट। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो 14 नंबर का है कि फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन। तो हाउ ही डज वेल डैश दैट ही हैज नर्वस एट द स्टार्ट। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ओनली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फिल इन द गैप विथ प्रॉपर फ्रेज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप है कि ही सक्सीड प्रेफरेंस एंड सीयर जो है हार्ड वर्क। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 हो जाएगा आपको बाय डिंट ऑफ। तो अगला प्रश्न देखेंगे फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रोपोजिशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ही लुक्ड डैश हिज वॉच एवरी डैश वेयर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जैसे कि सुपीरियस का इसमें देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट express the meaning of the word from the words given below। तो इस प्रश्न का जो इंस्टेंटेबल का जो इसमें सही जो होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्रीडी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द पोएट्स इज एट टीच्ड टू हिज ग्रैंड मदर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, ही कुड रिकॉग्नाइज हर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेयर वाज गिल्लू पुट टू इंटरनल जो है इटरनल रेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जैसा आप इस किरण प्रकाशन का जो लगातार ये प्रैक्टिस सेट दिया रहा है इसमें आप गौर करेंगे कि जो शुरुआती के 10 प्रश्न हैं आपको हिंदी से दिए जा रहे हैं, 10 प्रश्न अगला जो है आपको इंग्लिश के दिए जा रहे हैं, और अंतिम के जो 10 सवाल हैं वो आपको मैथ से संबंधित है। तो कुल मिला के इसमें जो आपको 60 से 70 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जीके और जीएस है, यही दोनों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जीके जीएस का कितना वेटेज है। तो जीके जीएस को उतना ही बारीकी से याद रखेंगे, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि लूसेंट और एसपीडी से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते रहे बराबर वो भी लाने का। तो इसमें देखिए कि अगला अब ये सोशल स्टडी जो साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र जो है अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार के द्वारा जो जुलाई 2014 में जारी की गई थी वन रिपोर्ट, उसके अनुसार जो भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार जो है, चूँकि ये रिपोर्ट पहले प्रकाशित रिपोर्ट आती पहले है बाद में होती है प्रकाशित, तो 14 में जो आई थी तो वो 13 का रिपोर्ट था। इसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसमें 20,828 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे अधिक घने वन वाला जो है सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रफल जो है 8720 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है के साथ जो है महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है 8720 किलोमीटर के साथ। यहाँ जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का 20,000 21,000 के आसपास है, और उसके बाद जो दूसरा है तो देखिए इसमें लगभग आधे से ज़्यादा का गैप है। तो इसमें जो है
इस रिपोर्ट के अनुसार हमको ये भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपको 77,522 वर्ग किलोमीटर वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्वेश्चन लेकिन आपको देखिएगा कि घने वनों के अधीन है, ये आपको देख लेना है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की जो कुछ और उनसे प्रश्न बन सकते हैं कि 2011 की जनगणना अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है हमारे भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 की लंबाई जो है NH1 का 535 है और NH2 का जो है आपको 1214 किलोमीटर है। और आपका जो है इसमें जो दिया गया इसमें जो फैक्ट है उसके अनुसार से ये जो है NH जो एक का जो है आपको 535 किलोमीटर है, 2 का जो है 1214 किलोमीटर है और NH3 का 427 किलोमीटर और 4 का आपको 230 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है चारों ओर से भूमि से घिरा है अर्थात लैंडलॉक स्टेट है। तो इसमें तो ऑप्शन के अनुसार चुनना है क्योंकि हमारा बिहार भी आपको लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट वो होते हैं जिसका चारों ओर जो आपका जो भी चौहद्दी है आपका वो लैंड से ही लॉक है, अर्थात वहाँ पर जो है कोई भी जल मार्ग की सुविधा जो है महासागरीय या फिर सागरीय सुविधाएं नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाद बाकी गुजरात जो आप देखेंगे मैप में जो बनता है हमारा, तो गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ के जो उधर क्षेत्र आंध्र प्रदेश आपको जो है हमारे भारत का जो मैप बनता है उसमें इस साइड में हो जाता है पूर्वी तट पे, केरल आपको मालाबार तट हो जाएगा और मध्य प्रदेश जो है हमारा ये आपको जो है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात आदि से घिरा हुआ है। और मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट भी बोलते हैं और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का हृदय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के जो स्थान है वो गलत जोड़े गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत दिया गया है। इसमें जॉब चार्नॉक के द्वारा जो है कलकत्ता को इनको संस्थापक माना जाता है और वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना जो सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किया 1757 की जो पलासी की युद्ध हुई है उसके बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल की रूपरेखा अर्थात डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद ईसा के द्वारा बनाया गया है। ताजमहल जो है शाहजहां की देन है और ये जो है आपको उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे को जो है मुख्य इसके जो है स्थापत्यकार थे और शाहजहां ने उन्हें नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी और इसके जो प्रधान मिस्त्री थे वो आपको उस्ताद ईसा थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हरित स्थल जो है ग्रीनलैंड कहाँ पे स्थित है। ग्रीनलैंड का यहाँ पे हिंदी फॉर्म दिया है, वो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 बड़ी बर्फ चादर। इसमें ये क्या है हरित, ये आपको ग्रीनलैंड जो है आपको आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल आपको जो है आपको कम से कम जो है 21,75,600 के आसपास वर्ग किलोमीटर में और ये अपने क्षेत्रफल का जो है 80% भाग जो है बर्फ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन अर्थात किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द संविधान में की उद्देशिका में जोड़े गए अर्थात प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये प्रश्न इतनी बार परीक्षा में पूछे गए और इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं जिसके बारे में आज चलिए बताते हैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में। पहले भी हम बता चुके हैं फिर भी बताते हैं कि ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है आपको इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था और इसमें इतने सारे संशोधन किए गए थे कि जिसमें ये भी एक प्रमुख है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए हैं जो इसकी उद्देशिका में।
और इसके साथ साथ इतने सारे संविधान में संशोधन किए गए कि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, या लघु संविधान संविधान के नाम से। और इसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 78 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें से कुछ कमी को दूर किया जाता है। और अगली जो है इसके बारे में डिटेल है 42वें संविधान संशोधन से, और बहुत सारी है जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, धर्म साधना का हो जाएगा। इसमें क्या है कि भूटान के जो राष्ट्रीय ध्वज में जो नारंगी है, आधा बौद्ध आध्यात्मिक परंपरा, विशेष रूप से डुक्पा काग्यो जो है आपको, और जो यहाँ के जो नियाग्मा जो संप्रदाय हैं उनको दर्शाता है। और इनके यहाँ जो है ड्रूक, थंडर, ड्रैगन पीले और नारंगी हिस्सों के बीच की जो रेखा के बराबर फैलता है। और ये आप वहाँ की तरह से वहाँ का समझिए एक आध्यात्मिक परंपरा का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के मध्य कितना समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार दोनों सदनों की बैठक का आयोजन कर सकता है, और लेकिन 6 महीने के एक सत्र में अपने समय तक चलने वाली जो बैठक है हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए तिथि की घोषणा करेगा। हालांकि जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आपको भारत के जो संविधान के जो अनुच्छेद है आपको 108 में उसका वर्णन है, और लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है उसके बारे में आप डिटेल में इसमें लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4। ऐसी कोई सीमा नहीं है इसके लिए, न्यूनतम तो है लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति भारत के रूप में निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा। इसका जो है कि जब तक की उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष की आयु लोकसभा या चुनाव लड़ने का प्राप्त न कर ले, उससे कम वाला नहीं हो सकता है। 35 से ऊपर जो भी हो, और लेकिन इसका मैक्सिमम का जो है कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो अधिकतम का तो नहीं है, और लेकिन 35 से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पटेल अर्थात सरदार पटेल को। स्वतंत्र भारत के जो ये प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, इनके लिए जो है स्वतंत्र 562 जो राजसी राज्यों को एक करते हुए अखंड भारत का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। और इसके तुलना में जो है जर्मनी के जो ऑटो वन बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क जो है वहाँ पे उनका भी जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, सरोद हो जाएगा। अली अकबर खान जो है मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, और वे सरोद बजाने और अपनी निपुणता के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में जो है फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वांडीवास की लड़ाई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है जनवरी 1760 में जो है वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी, और यह जो है 7 वर्षीय युद्ध के दौरान दक्षिण भारत में जो एंग्लो फ्रांस जो है अंग्रेजी फ्रांस संघर्ष में निर्णायक लड़ाई साबित हुई। इस युद्ध में जो है फ्रांस की जो पराजय हुई, और उसके बाद जो है भारत के संबंध में उसका वर्चस्व पांडिचेरी तक ही समाप्त या फिर सीमित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। तो भारत रत्न की उपाधि प्रदान कब की गई ये आपको जानना जरूरी है, और किसके समय की गई ये भी जानना जरूरी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपको किसके समय की गई, तो जेडी अर्थात ये आपको पार्टी का नाम है जनता दल, यहाँ पे फुल फॉर्म देना चाहिए, जनता दल के समय में ये दी गई है। और जनता दल के सरकार के शासनकाल में 1990 में आप इनको B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इस प्रश्न का सामान्य सा आंसर है आपको पटना है। आपको इसका जो है 2 नंबर में आपको ये गया हो जाएगा। पटना आपको देख लेते हैं कि पटना जो है आपका इसका क्षेत्रफल आपको गया के बाद है। आपको हालांकि मोतिहारी का आप देखेंगे इसमें ऑप्शन के अनुसार से यहाँ जो दिया गया है तो इसमें आपको गया सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा और आपको उसके बाद इसमें दरभंगा, फिर आपको समस्तीपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो है आपका 4 नंबर, ये हो जाएगा चाय कर के विरुद्ध विद्रोह था या विरोध था। इसमें जो है औपनिवेशिकों को शांत करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने टाउनसलैंड द्वारा जो लगाए गए सभी चाय के कर को छोड़कर हटा दिए थे और कुछ उपनिवेशिकों ने इनका जो है विरोध किया था। तो और इसी क्रम में हुआ था क्या कि जब 16 दिसंबर 1773 को चाय से लदा जहाज जो है बोस्टन बंदरगाह पर आकर लगा तो कुछ जो औपनिवेशक थे उन्होंने क्या किया कि रेड इंडियन के वेश में 340 पेटी जो है चाय समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह आपको 1928 में आपको कपास के जो मूल्य में गिरावट के आने के बावजूद सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन में जो है पारसी महिला के द्वारा जो है जिसमें उनका सहयोग उनका भी रहा था, जैसे मीलूबेन पेटिट और मनीबेन पटेल और शारदाबेन शाह इत्यादि थे। और इसी जो आपको आंदोलन में इनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, IRDP किसके दौरान जो है प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा IRDP। तो इसमें ये है कि समन्वित जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, यह जो है कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना था। अगला प्रश्न देखेंगे कि वेदांगों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 6 हो जाएंगे। वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन आपको सही आंसर इसमें लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपको पी तरंग को। इसमें जो है भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे पहले जो है अधिक गति से चलती हैं। इनकी गति को है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया हो जाएगा। सीसा एक जो है एफॉर्मस पदार्थ है जो जिसका पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार 3 ईसा पूर्व इसका प्रयोग जो है मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे आपको कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें जो है आपको इसमें है कि इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, ये सही है। और इसमें है कि इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये भी सही है आपको। और इसमें जो तीसरा दिया है आपको कि आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो ये गलत है आपको। और इसका 4 नंबर का जो है मध्य वक्र की त्रिज्या जो है लंबाई का 5वां हिस्सा होती है, तो ये सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है कि जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 17 जनवरी 1972 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और ध्वज में एक हरे पृष्ठभूमि और एक लाल गोला है जो उत्तोलक की ओर है, ताकि
फहराते समय बीच में दिखाई दे। और लाल गोला जो है बांग्लादेश पर जो है सूर्योदय को दर्शाता है और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के बहाए गए रक्त का भी प्रतीक है। हरा पृष्ठभूमि जो है बांग्लादेश की हरी भरी धरती का प्रतीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 धनबाद हो जाएगा। कि इसमें जो बॉलीवुड की जो फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसमें धनबाद को वासेपुर बताया गया है। यह फिल्म जो है कोल माफिया पर आधारित है। ये 2012 में आया था और इसके जो डायरेक्टर हैं आपको अनुराग कश्यप हैं। अगला जो फिल्म से संबंधित इनका जो भी और डिटेल क्वेश्चन होगा, अभी जैसे कि हाल ही में आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, अभी ये भी आप इसको करंट में 1-2 हो सकता है कि पूछ दे आपको। तो अभी क्या कौन से फिल्म को आपको आईफा अवार्ड मिला है और जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, उसके बारे में आप जितना जानते हैं डिटेल में आप उसको लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 बिहार हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमारे बिहार में जो है आपको बिहार राज्य ने मतलब जो हमारे विधानमंडल के द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसमें जो कोई अगर करप्ट ऑफिसर हैं या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं तो इनकी संपत्ति को राज्यसात करने का कानून जो पारित किया गया है, अर्थात वो राज्य को समर्पित करने का कानून पारित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी से, जैसे कि उसकी प्रति व्यक्ति आय से और उसके जो है औसत साक्षरता स्तर से और उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, कुल मिला के जो HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसके अनुसार से जो ये 3 पैमाना होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील और हजाम का कार्य, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर 3। जैसे तृतीयक सेक्टर में जैसे इन सभी को किया जाता है, क्योंकि ये लोग आपको एक सेवा देते हैं। जैसे आप शिक्षक के पास में जाते हैं तो वो आपको पढ़ाते हैं, वकील आपको जो है अपना वकालत के द्वारा अपनी सेवा देते हैं और हजाम के पास जाते हैं तो वो आपको अपना जो सर्विस करते हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज करते हैं पैसा। जो प्राथमिक क्षेत्र है, कितनी बार इस पर डिस्कस कर भी चुके हैं हम लोग कि प्राथमिक क्षेत्र वो सेक्टर हैं जिसमें कि जैसे हमारे कृषि है, वन है, मछली है, जो भी उत्पादन से संबंधित जो फर्स्ट है वो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र वो आएंगे जो प्राथमिक क्षेत्र वाले कार्यों को, जैसे रॉ मटेरियल का वहाँ यूज हो जाता है, जैसे कि विनिर्माण है, लौह उद्योग है, इस्पात है, सीमेंट है, बिजली है, गैस आपूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में वो सभी आते हैं जिसमें कि आपको सेवा क्षेत्र भी इसे आप जान सकते हैं, जैसे कि डाक परिवहन, डाक सेवा हो गया, वित्तीय सेवा, या जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं सब आपको तृतीय सेक्टर में आते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे कि अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जब लोग उसमें क्या होगा उससे कम काम करते हैं और जो वो करने में सक्षम है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने खेत में कोई फसल लगा दी तो आप क्या करते हैं कि जब वो फसल में, जब तक वो फसल बोने से लेकर के कटने तक उसमें क्या करते हैं आप अनजान रूप से इस बीच में आप बेरोजगार रहते हैं ताकि और ना कुछ भी काम होता लेकिन बंधे रहते हैं। तो इसी कार्य के बारे में बोला गया कि उससे कम काम करते हैं जितना उनकी कैपेसिटी है और जो करने में वो सक्षम है उसके बावजूद भी वो बैठे रहते हैं। तो ये आपको इसको, हालांकि इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जो अंतर्गत है, 1 वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका 100 दिन का दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी। उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर, रामनगर, दून, हरहा घाटी जो है ये सब स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम
निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है किसमें? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 संसद में हो जाएगा। नए राज्य के गठन की जो क्षमता है संसद में निहित होती है। नए राज्य के गठन पर जो है प्रस्ताव दोनों सदनों में पास कराना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? अर्थात जो हमारा डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको आयरिश हो जाएगा या आयरलैंड हो जाएगा। आपको ये जो है हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आपको जिसको 36 से 51 तक है और ये भाग 4 में है आपको, और इसमें है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी इसमें सीमित है। तो इसी से संबंधित आपको ये हमको आयरलैंड के संविधान से देखने को लिया गया है, देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा। सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति विशेष जो है ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद में जो है राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसमें कौन सा एक विषय नहीं आता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 2 इकोनॉमिक्स नहीं होगा। इसमें है जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनीत होता है वो आपको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 रॉल्फ फिंच हो जाएगा। बिहार आने वाले जो पहले अंग्रेज यात्री थे रॉल्फ फिंच थे। इन्होंने पटना नगर का जो है डिटेल से आपको अपना एक्सप्लेन किया है इसको, और ये जो है मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आए थे और आगरा व फतेहपुर गया, और उसके जो दोनों शहरों को लंदन से बड़ा बताया था, इन दोनों शहरों को आगरा और फतेहपुर को, यहाँ वे गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गौरैया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना की उपज करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रॉल्फ फिंच के द्वारा ही ये कहा गया था कि यहाँ के लोग जो है जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो कम अवधि तक इस पद पर रहे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 सतीश प्रसाद सिंह। ये जो है आपको बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, अर्थात कम उम्र के कम उम्र से तात्पर्य यहाँ पे है कि आपको ये कार्यकाल इनका जो बहुत ही कम रहा था इनके कार्यकाल का। इनका कार्यकाल आपको 28 जनवरी 1968 से लेके 1 फरवरी 1968 तक सोच सकते हैं कि 3 दिन का या 2 दिन का रहा है। तो अगला जो है, और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो इसमें सबसे अधिक रहे हैं आपको श्री कृष्ण सिंह का, इसमें 1946 से 61 तक रहे हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार का अब देखा जाएगा कि कितने ये रहे। ये हालांकि रिकॉर्ड तो इनका बन चुका है कि 8 बार तो ये रह ही चुके हैं, अब कितने समय इनका जोड़ा जाएगा वो देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मीना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ये आपको यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो जनरल नॉलेज का ये दिखाया गया है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चिनाब हो जाएगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है जम्मू और कश्मीर के जो रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। यह सिंधु जल संधि के तहत जो है जम्मू और कश्मीर के में जो है भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना थी। भारत जो है 1987 में इस परियोजना को पूरा करते हैं या फिर स्टार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा करके पूछ दिया जाएगा, लेकिन उसका आंसर लास्ट में पूछा जाता है। अगर यहीं पे पूछ दिया जाता है कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप आसानी से बता देते। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, वो है ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। अगला ये जो है आपको एसएलआर का जो विस्तृत नाम है, हिंदी में अगर पूछा जाएगा तो पूर्ण वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाएगा इसको। भारतीय बैंकिंग शब्द में जो है वैधानिक तरलता अनुपात जो है एसएलआर जो है न्यूनतम आरक्षित आवश्यकता को संदर्भित करता है, जिसे देश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रख दिया गया था। तो किस वर्ष ये चरखा रखा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1931 में। ये अधिवेशन जो आपको 1931 में जो हुआ था, ये आपको झंडे का जो प्रस्ताव है आपको कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, और ये जो है कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य में का जो है लोकप्रिय कला रूप है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1954 हो जाएगा। जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है 1954 में की जाती है। यह एक साहित्यिक सम्मान है जो भारत की साहित्यिक अकादमी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 24 प्रमुख साहित्य जो भारतीय भाषाओं में से किसी में जो है प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकें हैं उनके लेखकों को प्रदान की जाती है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च बांध या अर्थात सबसे ऊंचा बांध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में हो जाएगा। ये आपको 260 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये जो उत्तराखंड के जो गढ़वाल जिले में जो है भागीरथी नदी पर इसका जो बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से बना ये तटबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, शिल्पाधिकारम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1835 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अगला प्रश्न का जो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, आपको 6 मूल अधिकार और 11 आपको मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। जो भारत में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में आपको 12 से 35 तक मिलेंगे, कानूनी अधिकार है, और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A कह सकते हैं, या भाग 4A के द्वारा 1976 में जो मिनी संविधान हम लोग कहते हैं उसी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कि न्यायपालिका देश में अदालतों की जो प्रणाली को संदर्भित करती है। इसमें क्या है कि आपको जो है हमारे न्यायपालिका जो है अदालतों की प्रणाली जो कानूनी विवादों और अहमतियों का जो न्याय निर्णयन करती है, कानूनी मामलों में कानून की व्याख्या करती है। न्यायपालिका को जो विवादों का समाधान का तंत्र भी माना जाता है। भारत में न्यायपालिका अदालतों की जो है एक प्रणाली है जो गणराज्य में कानून की व्याख्या करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित आरेखों में किस आरूप जो आरेख है वस्तु की विरामावस्था को निरूपित करता है? तो इस प्रश्न का जो
सही आंसर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, ये सब आपको देख लीजिएगा इसका जो फिगर है, और उसके बाद जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको, हालांकि इसका आंसर ग्राफ में ही होगा, तो ये वाला ग्राफ इसका सही हो जाएगा विरामावस्था में। इसमें कोई भी देखिए कि ये नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण देता है, एवं m2 मात्रा की जो वस्तु है उसको 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जो एक्सेलरेशन आपको वो उत्पन्न करता है। तो जब दोनों वस्तुओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 मिनट, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति सेकंड स्क्वायर है वहाँ पे। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। प्रथम नियम के अनुसार से अगर आप किसी पे बल लगाते हैं तो उसमें वो परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, एलपीजी का जलना। ये भौतिक नहीं, रासायनिक ये है। इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसको आप फिर दोबारा उस स्थिति में ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन जो है का प्रतिक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2KClO3 हो जाएगा, और जो आपको 2KCl+3O2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तल दर्पण के जो है फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के साथ मिश्र रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। अर्थात इसको प्राथमिक रंग के, यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक यहाँ पे छूटा हुआ है, डैश नहीं है। इसको प्राइमरी कलर कहते हैं। कि आपको कोई भी जैसे कि पूछा जाएगा कि जो हमारे टेलीविज़न होते हैं उसमें प्राथमिक रंग पे ही ये सब सारे रंग बनते हैं, जैसे लाल, हरा और नीला। इसको आप याद रखेंगे, जो हमारे प्राइमरी कलर इसको माना जाता है। अगला देखते हैं कि NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना 1 ग्राम का लीटर में जो है कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि जो परिणामी विलयन है, जो उसका pH मान है आपको 13 हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये बेस बनना चाह रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 ग्राम प्रति लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब जो है एक आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि पूर्ण तरंग द्विष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर की जो निवेश आवृत्ति है इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वातावरण के अंदर जो है क्षैतिज ऊष्मा जो अंतराल है या फिर उसको क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, संवहन कन्वेंशन कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भौतिकी अवस्था में जो फिजिकल जो आपका जो स्टेट है उसमें क्या होता है कि अगर कोई परिवर्तन लाया जा सकता है तो कैसे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा कि जब निकाय को किसी निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। उदाहरण के जैसे कि पानी को बर्फ में बदला जाता है तो इसमें जो है ऊर्जा जो है निकाली जाती है, फिर पानी को अगर ऊर्जा देकर वाष्प में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु इटाई रोग उत्पन्न करती है। तो इस रोग से संबंधित भी क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इटाई हो जाएगा। आपको कैडमियम के कारण से होती है। आपको कितनी बार आपको मरकरी के कारण से जो मिनीम आता है उसके बारे में भी पूछा जाता है।
और इटाई इटाई रोग में क्या होता है, इसके चलते जो आपको हड्डियां जो है अत्यधिक कोमल हो जाती है और जो इसका आपका किडनी है वो काम करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2 ग्राम जो है मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था में एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है, 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब इसका जो जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2401 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है इसमें, तो जूल में इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न करके दांतों में जो है धब्बा बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, डेक्सट्रॉन्स जो है जीवाणु जो है आपको दांतों पर पनपते हैं और उन पर जो है धब्बे बना देते हैं, यह हानिकारक जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेलुलोज एवं काइटिन की। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल के 2 लीटर घोल में जो घोलने पर परिणामी जो घोल का पीएच मान क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है इसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इनकी आहार नाल जो है लंबी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका 1 मिनट 2 हो जाएगा, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका में जो है बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। अगला जो प्रश्न देखते हैं ये है आपको 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से 60 डिग्री कोण के प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक दोनों जो है 40 डिग्री हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको मैथ का सवाल है और इस प्रश्न के साथ ही इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम सवाल था और ये आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ है और इसके जो बाद है आपको अगले प्रैक्टिस सेट भी आएंगे और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद जो है आपको कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार और सबका जो उसमें मास्टर वीडियो बना है वो सब भी इसमें बने, ताकि आप रिवीजन करते रहें। इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन कोई है, साइंस का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको आप मॉडरेट नहीं हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई करने की मन से ज़रूरत है और जितना ही मन से आप तैयारी करेंगे उतना ही परीक्षा आपका ही होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम ही बचा है। तो समय जब कम बचा है तो आपको जो है तैयारी उतने ही मन से ही करनी होगी, आपको जितना मन से करेंगे। और दूसरी बात आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो लूसेंट और एसपीडी पढ़ते हैं तो उसमें जो भी बहुत सारे प्रश्न, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन उसमें भी जो VVI इम्पोर्टेंट है उसका हम एक प्रतिदिन सेट बना के हम इस पर डालते जा रहे हैं और डालते जाएंगे आगे। तो कोशिश करेंगे कि उसका जो है पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट कराने के बाद उसका जो एक टाइमिंग में वो भी, हालांकि वो कंटिन्यू रहे या ना रहे, लेकिन आप लोग इसमें बराबर जो है एक प्रैक्टिस सेट देखने का जरूर प्रयास करेंगे और वो सेट भी जो है आपको एसपीडी का और इसका लूसेंट का हम बराबर लाते रहेंगे। तो आज जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ है तो आप इसका जो है रुक्मिणी का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट वो जो है 1 से लेकर 30 तक का वो इस पर डाला हुआ है, क्योंकि रुक्मिणी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जाके आप चाहें तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे आप, जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में जो किरण पब्लिकेशन का ही होगा, और मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद।